हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एडू पिकनिक विद अमित। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द डार्कलिंग थ्रश पोएम की, जिसे लिखा है थॉमस हार्डी ने। इनका जन्म 2 जून 1840 को डॉर्सेट इंग्लैंड में हुआ था। इनको किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार था और ये किताबों का प्यार उनको विरासत में उनकी माँ से मिला था। इनके पिता एक बिल्डर थे और इनके जो भी नॉवेल्स लिखे गए हैं उनमें विक्टोरियन एरा के जो भी सोशल और उस समय के जो इश्यूज होते थे वो साफ देखने को मिलते हैं। इनकी डेथ 1928 में हुई। तो बात करेंगे द डार्कलिंग थ्रश पोएम की, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव पोएम है। इस पोएम में थॉमस हार्डी ने उस समय की बात की है जिस समय 20th सेंचुरी की शुरुआत होने जा रही है और 19th सेंचुरी को एंड होने में कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही साथ सोसाइटी में, इकोनॉमी में और रिलीजियस बिलीफ्स में जो भी चेंजेस आए हैं, इन चेंजेस ने पूरी दुनिया को बदल करके रख दिया है, जिससे कि थॉमस हार्डी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक कैसे होगा। इसी बीच उनको एक थ्रश बर्ड की आवाज़ सुनाई देती है और वो गाना गा रही होती है और वो ये सोचते हैं थॉमस हार्डी कि ऐसे हालातों में भी ये बर्ड इतना अच्छा गाना कैसे गा सकती है, और उनको उस बर्ड में, उसके गानों में एक होप नजर आता है और वो साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि काश ये होप उनके अंदर भी आ पाता। I leant upon a coppice gate when frost was spectre grey and winter's dregs made desolate the weakening eye of day. The tangled vine stems scored the sky like strings of broken lyres, and all mankind that haunted nigh had sought their household fires. तो 19th सेंचुरी एंड होने में कुछ घंटे ही बाकी हैं और पोएट एक गेट पे उसका सहारा लिए खड़ा है। यहाँ पे जो गेट है वो आपको एक नई दुनिया में लेकर के जाएगा और पोएट सहारा लेकर के इसलिए खड़ा है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका है। शाम है, धुंध है और पोएट किसी कंट्री साइड में खड़ा है। धुंध इतनी ज़्यादा है कि उसने उस सराउंडिंग को एक हॉन्टेड प्लेस में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे स्पेक्टर ग्रे वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है एज ग्रे एज अ घोस्ट बताने के लिए। ऐसा लग रहा है मानो लाइफ बची ही नहीं है। जैसे सूरज दूर होता है ना तो कैसे पूरा अंधेरा छा जाता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ड्रेग्स वर्ड का यूज़ एंड ऑफ द डे बताने के लिए किया गया है। जैसे जैसे दिन खत्म होता है सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगती है और यहाँ पे आई से सन को डिनोट किया गया है। पोएट ने टैंगल्ड बाइन स्टेम्स को स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर से कंपेयर किया है। बाइन स्टेम्स श्रब्स के स्टेम को कहा जाता है और लायर एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर टैंगल्ड स्टेम्स हमें याद दिलाता है समर की, और जब समर की याद आती है तो विंटर सीजन को बेयर कर पाना और भी मुश्किल हो जाता है और इससे विंटर सीजन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अनबेरेबल हो जाता है। साथ ही पोएट ने बताया है कि स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स, तो यहाँ पे जो लायर है उसके स्ट्रिंग्स भी टूटे हुए हैं। मतलब ये शो करता है कि वो लैंड इतनी मोनोटनस है, वहाँ पे कोई म्यूजिक नहीं है, कोई साउंड नहीं है, इतनी मोनोटनस है, कोई हार्मनी नहीं है, कोई जॉय नहीं है। लास्ट 2 लाइंस में पोएट ने बैरन लैंडस्केप और वार्म हाउसहोल्ड्स में कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। एक तरफ पोएट कहीं बैरन लैंडस्केप में है और दूसरी तरफ लोग, बाकी जो दुनिया है वो अपने घरों में अपने हाउस होल्ड फायर्स के सामने काफ़ी कंफर्टेबली बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने इस स्टैंजा में देखा कि किस तरह से पोएट जहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, कैसे उसने उसको एक कलरलेस प्लेस बताया है और साथ ही कुछ पुरानी मेमोरीज बची हैं उन वार्म फीलिंग्स की, उन मेलोडीज की, जो कि अब पूरी तरीके से वैनिश हो चुका है। बात करेंगे इस स्टैंजा के राइमिंग स्कीम की, तो यहाँ पे गेट डेसोलेट राइम कर रहा है, दैट्स वाई ए। देन ग्रे और डे तो उसके लिए बी। देन स्काई और नाई तो उसके लिए सी और साथ में लायर्स और फायर्स के लिए डी। बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पे जब पोएट ने लिखा कि स्टेम्स स्कोर्ड द स्काई, तो यहाँ पे एलिटरेशन है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड एस का काफ़ी क्लोज रिपीटिशन है। वीकनिंग आई ऑफ द डे जब बात किया पोएट ने, तो वहाँ पे सन को आई से डिनोट किया है और ये मेटाफर है।
फिर उसके बाद टैंगल्ड से लेकर लायर तक आप देखो तो वो सिमिली है, क्योंकि वहां पे कंपैरिजन हुआ है। और साथ ही फ्रॉस्ट आप देखो तो वो कैपिटल F से लिखा हुआ है, दैट मीन्स उसे पर्सोनिफाई किया है, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग दिखाया है, दैट्स वाई वो पर्सोनिफिकेशन है। The land's sharp features seem to be the century's corpse outlined. He stripped the cloudy canopy, the wind its death lament. The ancient pulse of germ and birth was shrunken hard and dry, and every spirit upon earth seemed fervorless as I. पोएट का जो भी परसेप्शन हमने स्टैंजा 1 में पढ़ा वो इस स्टैंजा में और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता दिखता है। पोएट को उस लैंडस्केप के शार्प आउटलाइंस एक कॉर्प्स की तरह नजर आते हैं, एक डेड बॉडी की तरह नजर आते हैं। पोएट बताता है कि जो 19th सेंचुरी है वो अब मर चुका है, और इस लैंड के रूप में जिसे पोएट ऑब्जर्व कर रहा है वो एक्चुअली उसके सामने मरा पड़ा है, एक डेड बॉडी की तरह। जो क्लाउडी स्काई है वो उसकी कब्र है, और जो ठंडी हवा है वो एक डेथ सॉन्ग है, ऐसा पोएट का परसेप्शन है। द एंशिएंट पल्स ऑफ जर्म एंड बर्ड से पोएट स्प्रिंग सीड्स के बारे में बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जो सीड्स हैं वो इस विंटर सीजन में काफी हार्ड और ड्राई हो चुके हैं, वो सीड्स श्रिंक हो गए हैं। पोएट इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जब सीड्स इतने श्रिंक हो चुके हैं तो इस बार शायद स्प्रिंग सीजन ना आ पाए। लास्ट के 2 लाइन में लोगों की बात की गई है और बताया गया है कि जिस तरह से पोएट होपलेस हो चुका है, कोई कंपैशन नहीं है, कोई जॉय नहीं है पोएट के अंदर, उसी तरीके से दुनिया के बाकी लोग भी ठीक पोएट की तरह हो गए हैं। और साथ ही पोएट ने ये इशारा किया है कि अब जो ओल्ड सेंचुरी है उसकी डेथ हो चुकी है, और उसके डेथ के साथ ही साथ लाइफ और होप की भी मौत हो चुकी है। इसकी राइमिंग स्कीम भी पिछले स्टैंजा की तरह ही है, जिसमें कि बी और कैनोपी के लिए AA, आउटलैंड और लेमेंट के लिए BB, देन बर्थ और अर्थ के लिए CC और ड्राई एंड आई के लिए DD। तो इस तरह से AB CB CD। बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पे क्रिप्ट द क्लाउड कैनोपी, यहाँ पे C कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार क्लोज रिपीटिशन हुआ है, दैट्स वाई ये एलिटरेशन है। साथ ही सेंचुरीज कॉर्प्स, एक डेड बॉडी से कंपेयर किया है सेंचुरी को, दैट्स वाई यहाँ पे मेटाफर। और साथ ही हिज क्रिप्ट द क्लाउडी कैनोपी, यहाँ पे भी मेटाफर है, और सेंचुरीज इसका जो C है वो कैपिटल रखा गया है, दैट मीन्स यहाँ पे C को, सेंचुरी को भी पर्सोनिफाई किया गया है एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि बताया गया है ना कि सेंचुरी जो है उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, दैट मीन्स कि उसको एज ए ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है। थर्ड स्टैंजा, एट वंस अ वॉइस अरोज अमंग द ब्लीक ट्विग्स ओवरहेड इन अ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग ऑफ जॉय इनलिमिटेड, एन एज्ड थ्रश फ्रेल गॉन्ट एंड स्मॉल in blast beruffled plume had chosen thus to fling his soul upon the growing gloom। यहाँ पे पोएट हमको लेकर के जाते हैं डेसोलेशन से होप की तरफ। पोएट बताते हैं कि कैसे वो जो थ्रश बर्ड है जो कि काफी ओल्ड है, वो एक गाना गा रही है, और उसका जो सॉन्ग है वो काफी अनलिमिटेड जॉय से भरा हुआ है। और साथ ही पोएट उस बर्ड के इमेज में और उस बर्ड के सॉन्ग में, दोनों में कॉन्ट्रास्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं। पोएट एक तरफ उसके गाने को अनलिमिटेड जॉय वाला बताते हैं, और दूसरी तरफ पोएट उसे काफी थिन, काफी कमजोर, काफी छोटी, काफी एज्ड बताते हैं। और यहाँ पे इवन सॉन्ग से पोएट का मतलब इवनिंग के सॉन्ग से है, और साथ ही यहाँ पे जो एज्ड वर्ड उन्होंने यूज किया है थ्रश के लिए, वो ये बताना चाहते हैं कि वो लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी है, 20th सेंचुरी आने में कुछ घंटे ही बचे हैं। यहाँ पे जो बर्ड है वो कहीं ना कहीं अपने एंड को फेस कर रही है, लेकिन हाँ उसने होप चूज किया, ना कि अपने एंड के दुख को। और साथ ही कहीं ना कहीं पोएट का इनडायरेक्ट रेफरेंस जीसस क्राइस्ट को भी है, किस तरह से उन्होंने क्रॉस पे अपने जीवन का अंत किया, और वो सारी सफरिंग्स, और उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि बाइबल में रिसरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, और और जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद जो होप ने रीबर्थ लिया, जो लोगों में वापस से एक होप आई और दुनिया को एक नया मकाम मिला, तो वो जो
कॉन्सेप्ट है उसके तरफ भी पोइट ने इशारा करने की कोशिश की है। इस पोएम का राइमिंग स्कीम भी पिछले स्टैंजा की तरह है, ए बी सी डी और सी डी। बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की, तो यहाँ पे हैड चूजन दस टू फ्लिंग हिज सोल, यहाँ पे सॉन्ग को सोल वर्ड से डिनोट किया है, दैट्स व्हाई मेटाफर। So little cause for carolings of such ecstatic sound was written on terrestrial things afar or nigh around, that I could think there trembled through his happy good night air some blessed hope whereof he knew and I was unaware। इस स्टैंजा में बात करते हैं पोइट उस सेंस ऑफ होप और लाइफ की जो कि उस थ्रश बर्ड की वजह से आया। पोइट अभी भी नहीं समझ पा रहा है, पोइट की समझ से ये बात परे है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो कि उस बर्ड को इतना होपफुल बनाए रखी है। पोइट अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि वो क्यों अनलिमिटेड जॉय वाला सॉन्ग गा रही है, और पोइट काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। साथ ही पोइट ने जब ब्लेस्ड वर्ड यूज किया और होप के एच को कैपिटल रखा, तो उससे हमें ये बात समझ में आई कि पोइट का कहीं ना कहीं इशारा रिलीजियस और स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट की तरफ है, और वो किस तरह से है वो ये हम समझेंगे इस स्टैंजा को पढ़ के। और थर्ड स्टैंजा में जो पोइट ने इवन सॉन्ग वर्ड यूज किया था जो कि इवनिंग प्रेयर की तरफ इशारा करता है, इस स्टैंजा में पोइट ने कैरोलिंग्स यूज किया है जो कि क्रिसमस कैरल्स को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही होप वर्ड यूज किया पोइट ने, और उसमें भी कैपिटलाइज किया एच को, जिससे कि जो क्रिश्चियनिटी के जो 3 वर्च्यूज बताए गए हैं जो कि फेथ, होप और चैरिटी है, तो होप उन वर्च्यूज में से एक है। तो यहाँ पे पोइट ने एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस कंटेक्स्ट की बात की है। साथ ही पोइट ये सोचते हैं कि हो सकता है कोई रीजन होगा जिसके वजह से उस थ्रश बर्ड में इतना ज्यादा होप है, और पोइट सोचते हैं कि शायद ये बात उनको भी कभी समझ में आ जाए कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसके वजह से वो थ्रश बर्ड इतनी ज्यादा होपफुल है। आई होप आपको ये पोएम काफी अच्छे से समझ में आया हो। बात करते हैं इसके फिगर्स ऑफ स्पीच और राइमिंग स्कीम की, तो राइमिंग स्कीम पिछले स्टैंजा जैसा ही है, ए बी सी डी और सी डी, और साथ ही फिगर्स ऑफ स्पीच में यहाँ पे होप को कैपिटलाइज किया गया है एच को, दैट्स वाई पर्सनिफिकेशन, उसे एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ पे दिखाया गया है। और आई होप कि आपको ये पोएम काफी अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आया है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।